नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में जो भी जानकारियां होंगी वो वीडियो शूट करने टाइम तक की होगी। आज के अपने राजनीतिक वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के बारे में कि आने वाले समय में इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि बहुत से पॉलिटिकल पंडित हैं या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब अपने राजनीति के अंतिम फेज में है। वो अलग बात है कि लोकसभा में 16 में से 12 सीटें जीतकर उनकी पार्टी को लीज ऑफ लाइफ मिल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीति के मतलब अपने पर्सनल करियर के अंतिम दौर में है, क्योंकि एक तो एज है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की मतलब ये खबरें आती हैं, क्योंकि ऐसी खबरें चुनाव के समय में भी आई कि कई जगह वो प्रचार करने नहीं गए, तो ये सब बात है। लेकिन इस वीडियो में हम ज्यादा फोकस करेंगे कि नीतीश कुमार का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। जेडीयू नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान किसके पास होगी, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोग आए, बहुत कयास लगे कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी ये होंगे वो होंगे, आगे बात करेंगे वीडियो में। लेकिन इधर कुछ दिनों से ऐसी बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, वो राजनीति में आएंगे, उनको लाया जाएगा और उन्हें कुछ अच्छा पोस्ट दिया जाएगा पार्टी में, और फिर उनकी जो सक्रियता है वो जेडीयू में बढ़ेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसी खबरें थी कि नीतीश कुमार का जो उत्तराधिकारी होंगे उन्हीं के बेटे होंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार जो है वो परिवारवाद के खिलाफ बहुत मुखर होकर बोलते हैं, और अभी आपने चुनाव में भी देखा होगा, लोकसभा चुनाव में, कि उन्होंने लालू यादव पर कैसे कैसे कटाक्ष किए, बोला उन्होंने। वो अलग बात है कि जब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो लालू यादव के साथ वो चले जाते हैं। लेकिन खैर इस बार ऐसा लग रहा है कि अब उनका जो राजनीतिक विराम होगा वो एनडीए में ही रहकर होगा, अब वो नहीं जाएंगे। खैर राजनीति यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं मनीष वर्मा, उन्हें जेडीयू में शामिल किया गया है और ये नीतीश कुमार के काफी करीबी है। लेकिन आप नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार के जो पार्टी है जेडीयू, उसके ये उत्तराधिकारी बनेंगे, यानी नंबर 2 के। लेकिन जो जेडीयू का इतिहास रहा है उसमें जब जब किसी को नंबर 2 का कहा गया है कि ये नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के आदमी है पार्टी में, तो उनका बंटाधार हो गया, यानी कहने का मतलब उनको पार्टी से बेदखल कर दिया गया, या बहुत चीजें हुई जिनके कारण उन्हें पार्टी छोड़ दी गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आरपीएन सिंह सबको याद ही हो, जो भी ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, और वो जब शामिल हुए थे तो ऐसा गया था कि ये नीतीश कुमार का दाया हाथ है और ये 2 नंबर के आदमी है पार्टी में, और नीतीश कुमार अपनी जो जेडीयू की कमान है इन्हीं को देंगे। और एक नाम आपने और सुना होगा, जन सुराज के शिल्पकार जो हैं, जिन्हें राजनीतिक रणनीतिकार कहा जाता है देश में, कई पार्टियों को इन्होंने जितवाया है, कि बहुत सारे नेताओं को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में इन्हीं का हाथ कहा जाता है, यानी कि प्रशांत किशोर, वेल नोन नाम है। तो एक बार ये भी जेडीयू में जब शामिल हुए तो कहा गया कि मतलब जेडीयू की कमान जो है नीतीश कुमार के बाद इन्हीं को मतलब दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो आलम यह है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की राजनीतिक तल्खी हमेशा दिख जाती है, और दोनों एक दूसरे पर मतलब कटाक्ष करते रहते थे पहले, लेकिन अब तरफ से नहीं आता है वैसा बयान। लेकिन प्रशांत किशोर को जब भी मौका मिलता है तो नीतीश कुमार पर आक्रामक रहते हैं। तो ये दूसरे प्रशांत किशोर हो गए। फिर कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ललन सिंह को लेकर भी आई थी खबरें कि नीतीश कुमार हो सकता है कि कहीं इनको ही बना दे, क्योंकि अभी कैबिनेट मंत्री हैं, और जो ऐसा लग रहा था कि वो मुंगेर से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ललन सिंह ने अपने आप को साबित किया और जैसे मतलब वो मंत्री भी बने, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उनको दे दी जाए कमान। तो ये भी बातें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनीष वर्मा को शामिल किया गया है, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि अब ये उनके मतलब जेडीयू के नए ये होंगे, उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मनीष वर्मा को मिलाकर जेडीयू में शामिल होने वाले ये 7वें ब्यूरोक्रेट्स हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगर किसी को जेडीयू में आना है तो उसकी सबसे पहली क्राइटेरिया ये होगी कि वो पहले ब्यूरोक्रेट रह चुका होगा, क्योंकि ये 7वें हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि और भी पार्टियां में मतलब लोग जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स तो आजकल राजनीति में आ ही रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो हमारे देश के अभी जो विदेश मंत्री हैं उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। अब ये
एस जयशंकर। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये बताया कि 7 ब्यूरोक्रेट्स हैं ये। जैसे गुप्तेश्वर पांडे, उनको लेकर भी कहा गया था, बिहार के डीजीपी थे, बिहार के डीजीपी रह चुके थे, कि उन्हें भी बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा, चुनाव भी लड़वाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखा जाए तो अब मनीष वर्मा को लेकर भी ऐसी बातें चल रही हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, ये किसी को पता नहीं रहता, सिर्फ नीतीश कुमार को पता रहता है कि वो क्या करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का बीते कुछ वर्षों में जो उनकी राजनीति रही है वो काफी कह सकते हैं कि अनस्टेबल रही है। आदमी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो कितने बार पाला बदलते हैं, और जिसके कारण उनकी जो मतलब एक राजनीतिक छवि है वो भी बहुत धूमिल हुई है, और ये सब चीजें हैं। हालांकि जैसे उन्होंने 16 में से 12 सीटें जीत ली, ये क्या कहते हैं, इस चुनाव में, हालांकि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, लेकिन फिर वो चुनाव के एन मौके से पहले बीजेपी में आ गए, यानी एनडीए में आ गए, और उसके बाद इनको 16 सीटें मिली, जहाँ पे इन्होंने 12 सीटें जीती, बीजेपी ने 12 सीटें जीती। तो दोनों बिहार राज्य में अभी अगर देखा जाए तो सेंट्रल की नजर से तो समान ही जगह पर है। और ऊपर से अब बीजेपी के बहुत सारे नेता जिन्होंने कहा कि हम जो आगामी चुनाव होगा विधानसभा का बिहार में, वो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जेडीयू को जो लोग समझ रहे थे कि खत्म हो जाएगी ये वो, तो उसने कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी एक और पकड़ बना ली। ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मतलब उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन अब जैसे बयान आ रहे हैं तो वही अब मतलब मेन चेहरा होंगे बीजेपी का, एनडीए का बिहार में। और सबसे बड़ी बात की चिराग पासवान ने भी ये बात कही, राजनीति में तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ता है जब आप दूर की सोचते हो। तो चिराग पासवान ने भी एडजस्ट किया। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो चिराग पासवान ही थे जिन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू को 2020 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, क्योंकि इन्होंने इनके बहुत जगह वोट काटे, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि जेडीयू 43 सीटों पर आके सिमट गई। लेकिन अब निष्कर्ष मैं यही बता दूं कि अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि मनीष वर्मा क्या नीतीश कुमार के वाकई मतलब उत्तराधिकारी होंगे, जो पार्टी की कोर कमान है उन्हीं के पास होंगी, जो भी फैसले होंगे उनके पास होंगे। लेकिन एक और चीज, संजय झा जो काफी नामी चेहरा है जेडीयू के, और जिनको लेकर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में लाने में एक बहुत अहम भूमिका थी इनकी, संजय झा की, तो ये भी इनको भी कहा जा रहा है कि ये भी मतलब जेडीयू का क्या कहते हैं अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि संजय झा या मनीष वर्मा। लेकिन वही सेम बात मैं दोहराऊंगी कि जब जब ऐसे कयास लगते हैं कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी ये इंसान होगा, ये होंगे, तो तब नीतीश कुमार लोगों को चौंकाते हैं और फिर घूम फिर कर कमान उन्हीं के पास चली जाती है।